Hello friends, this is Rishi Shukla and I welcome to all of you on my YouTube channel. This is the second video of our constitution series. If you have not watched the previous one video, then go to the playlist and watch it. This is the next part of that video and it is a very enjoyable session. So enjoy it together and do not skip it because constitution plays very important role in the GS section of SSC, UPSC, NDA, CDS, Assistant Commandant examination and other competitive examination. So do not skip it. Okay, let's enjoy this session together. The first okay, so let's enjoy it. Now we will cover the further act of the previous video. Okay, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1858. द फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस रूल इज द रूल ऑफ कंपनी. द रूल ऑफ कंपनी वॉज रिप्लेस्ड बाय द रूल ऑफ द क्राउन इन इंडिया. देखिए, जब 1857 की जो रेवोल्यूशन हुई थी, 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसके बाद भारत में जो कंपनी का रूल था वो ब्रिटिश की जो गवर्नमेंट थी, वहां का जो शासन था, ब्रिटिश क्राउन का मतलब है कि वहां की जो राजशाही व्यवस्था थी, वहां की जो रानी थी, उसने कंपनी के रूल को भारत में पूरी तरीके से खत्म कर दिया. अब भारत का जो रेगुलेशन एडमिनिस्ट्रेशन था, अथॉरिटी भारत की अब पूरी तरीके से ब्रिटिश सरकार के अंदर में आ गई थी, ब्रिटिश सरकार के अंडर हो गई थी. ओके, आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर्ड इन योर माइंड. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द पावर्स ऑफ ब्रिटिश क्राउन वर टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया. देखिए, यहां पर एक पोस्ट का नाम दिया गया है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. इस पोस्ट को आपको याद कर लेना है, रट लेना है, कुछ भी कर लो, बस रट लो, दिमाग में छाप लो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट है. अब जो था, ब्रिटिश क्राउन को जब पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन भारत का सौंप दिया गया, तो ब्रिटिश क्राउन ने एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बनाया, यानी उसकी एक पोस्ट बनाई. और वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अब ब्रिटिश क्राउन के अंडर रहते हुए भारत का रेगुलेशन देखेगा, उसकी निगरानी करेगा कि भारत में क्या चल रहा है, भारत के जो फॉरेन रिलेशंस है वो कैसे करने हैं, कितना रेवेन्यू लगाना है, सब कुछ अब ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की निगरानी में किया जाएगा. और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किसके अंडर आएगा? ब्रिटिश क्राउन के अंदर आएगा. ओके, आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर इन योर माइंड. ओके, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट. He was assisted by the Council of India having 15 members. और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, उसकी सहायता करने के लिए, उसको असिस्टेंस देने के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का एक निर्माण किया गया. काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, काउंसिल माने होता परिषद, एक मतलब समूह बना दिया जिसका नाम काउंसिल ऑफ इंडिया. नाम इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है ना, तभी मैंने नाम को हाईलाइट किया. नाम रटे होने चाहिए आपको, ठीक है, जो चीज हाईलाइट है वो तो रटा होना चाहिए. जिसमें कितने मेंबर थे? 15 मेंबर्स थे. कम ऑन रिपीटेड, कितने मेंबर थे? 15 मेंबर थे. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट. ही वॉज वेस्टेड विद द कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू वाइसरॉय एज हिज एजेंट. और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, वो उसके पास पूरी की पूरी पावर और अथॉरिटी सौंप दी गई थी. वो अपना शासन, वो खुद तो इंग्लैंड में बैठता था, वो भारत में नहीं आता था, ठीक है ना. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भारत में भारत का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं संभालता था कि डायरेक्ट वो कंट्रोल कर रहा हो, ठीक है ना. तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या करता था कि भारत में वायसराय को अपॉइंट करता था, ठीक है ना. अब वायसराय वायसराय भारत के एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करेगा किसकी अथॉरिटी पे, किसकी दी हुई अथॉरिटी पे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किसकी दी हुई अथॉरिटी पे काम करेगा? ब्रिटिश क्राउन की अथॉरिटी पे, ठीक है ना. तो भारत में कौन हेड हो गया? वायसराय हेड हो गया, ठीक है ना. वायसराय भारत में रह करके ब्रिटिश का शासन संभालेगा, अपनी रिपोर्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को देगा. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो होगा वो ब्रिटिश क्राउन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है ना. आई थिंक दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट इज क्लियर इन योर माइंड. लेट्स मूव ऑन टू द
अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, द गवर्नर जनरल वॉज मेड द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। देखिए मैंने इसको हाईलाइट भी किया और पिंक कलर से भी लिखा है, अब आप इसका इंपॉर्टेंस समझ गए होंगे, ठीक है ना। गवर्नर जनरल का जो नाम था, जो गवर्नर जनरल की पोस्ट थी, अब उसका नाम चेंज कर दिया गया, अब उसका नाम वाइसरॉय रख दिया गया, ठीक है ना। क्या रख दिया गया? वाइसरॉय कर दिया गया, ठीक है। एंड फर्स्ट वाइसरॉय कौन था हमारा? लॉर्ड कैनिंग वॉज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। जो हमारे लॉर्ड कैनिंग थे वो फर्स्ट वाइसरॉय थे। ओके, आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर इन योर माइंड, बिकॉज ये तो रखने वाला सेक्शन है, ये तो सीधा वन लाइनर है। लॉर्ड कैनिंग वॉज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज एबलिश्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। जो हमारी दो अथॉरिटी बनाई गई थी प्रीवियस एक्ट के थ्रू, जो कि थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड सीडी, यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बीओसी और सीओडी, ठीक है ना। बीओसी मीन्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड सीओडी मीन्स कैश ऑन डिलीवरी नहीं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, इसके जो पद थे उसको खत्म कर दिया गया, यानी एबलिश कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब हम आते हैं, आई थिंक ये एक्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट एक्ट की तरफ, जो कि है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। इट इंट्रोड्यूस द फर्स्ट टाइम इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन इंस्टीट्यूशंस लाइक वाइसरॉय, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव काउंसिल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस एक्ट के द्वारा भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो कौन सा एक्ट था? इंडियन काउंसिल एक्ट, दैट इज आईसीए ऑफ 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, ठीक है। इसके द्वारा इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन मिला किसमें? वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में और लेजिस्लेटिव काउंसिल में। और इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने इंडियंस होते थे? हाउ मेनी इंडियंस? 3 इंडियंस, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा 3 इंडियंस ही उसमें एंटर कर सकते थे। ओके, लेट्स मूव ऑन अनदर पॉइंट। लेजिस्लेटिव काउंसिल वर एस्टैब्लिश्ड इन सेंटर एंड प्रोविंसेस। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, जिसको विधायिका परिषद भी हिंदी में बोल सकते हैं, उनको कहां पे एस्टैब्लिश किया गया? सेंटर, यानी कि एक तो होगी सेंटर के लिए, जैसे आज क्या हो गया, पार्लियामेंट किसके लिए? सेंटर के लिए, ठीक है ना। और स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट है उनमें क्या है, बताइए क्या है? कौन लॉ बनाती है स्टेट के लिए, स्टेट में? बताइए, ठीक है। इसी तरह जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको सेंटर में भी बनाया गया और प्रोविंस में भी बनाया गया, ठीक है ना। अब हम आते हैं किसमें? जो हमारा इस समय जो प्रोविंस का मतलब है यहाँ पे आज के आधुनिक भाषा में बोले तो राज्य, यानी कि स्टेट में आज क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है ना। लेजिस्लेटिव असेंबली है कुछ, और बहुत से स्टेट है जिनमें लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है जो बाई कैमरल है, ठीक है ना। अब हम आते हैं, इट प्रोवाइडेड दैट वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल शुड हैव some Indians as the non-official members while transacting the legislative business। जब वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल लेजिस्लेटिव बिजनेस, यानी कि लेजिस्लेटिव का कोई काम करेगी भारत के लिए, तो उसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर भी शामिल किए जाएंगे भारत के, ठीक है ना, समझ गए। उसमें नॉन ऑफिशियल कब शामिल किए जाएंगे? जब वो लेजिस्लेटिव बिजनेस का मतलब है यहाँ पे वाला बिजनेस नहीं, बिजनेस का मतलब है लेजिस्लेटिव काम से मतलब है, ठीक है ना। मतलब वो जब अपने लेजिस्लेटिव के एक्शन को परफॉर्म करेगी तो उसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को भी ऐड किया जाएगा भारत के, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, नेक्स्ट पॉइंट। इट इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इट अकॉर्डेड स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन टू दी पोर्टफोलियो सिस्टम। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो तो समझ गए होंगे कि पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है। पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब होता है विभागीय प्रणाली, ठीक है ना। इस एक्ट ने विभागीय प्रणाली को एक संवैधानिक पहचान दी। स्टैट्यूटरी माने होता है संवैधानिक और रिकॉग्निशन माने हो गया पहचान। तो संवैधानिक पहचान दी गई इस एक्ट के द्वारा विभागीय प्रणाली, यानी कि पोर्टफोलियो सिस्टम को। विभागीय प्रणाली जैसे कि आज के जमाने में जो भारत में है, भारत में क्या है, विभिन्न प्रकार के वेरियस डिपार्टमेंट हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते हैं, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट हो गया सिक्योरिटी के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, ठीक है।
जब एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात आती है तो आर्मी का एक डिपार्टमेंट है जो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, आर्मी एयरफोर्स। इसी तरीके के वेरियस डिपार्टमेंट को बना दिया गया और उसका एक हेड बना दिया गया, ठीक है ना। पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब यह हुआ कि विभिन्न प्रकार के विभागों में बांट दिया गया, उनको उनकी पावर दे दी गई, अथॉरिटी दे दी गई और सबका एक हेड अपॉइंट कर दिया गया और सब में अधिकारी और जो अदर ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं, पहले तो होते हैं ऑफिसर, फिर नॉन ऑफिशियल होते हैं, फिर उनके अंदर आते हैं, ऐसे सब कुछ बना दिया गया, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज इनिशिएटेड द process of decentralization by restoring the legislative powers of Bombay and Madras provinces। देखिए जो पहले के एक्ट थे, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें बताया है कि पहले के एक्ट द्वारा बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी उसकी लेजिस्लेटिव पावर्स को छीन लिया गया था। लेकिन इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया, डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण किया गया। जो लेजिस्लेटिव पावर मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी से छीनी गई थी वो उनको वापस दे दी गई, यानी विकेंद्रीकरण, सबको उनकी अथॉरिटी दे दी गई कि ले लो अपनी पावर जो मैंने तुमसे पहले ली थी, ठीक है। अब आता आईसीए 1892, दैट इज इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, ठीक है। अब इसके जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे उनको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। डू नॉट स्किप दिस, आई थिंक आई लव द कॉन्स्टिट्यूशन, यस, दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट because I love it. I love when I teach this subject. Indian Council Act of 1892, okay, introduced indirect election। जो इसके द्वारा क्या किया गया, इनडायरेक्ट इलेक्शन को बनाया गया। इनडायरेक्ट इलेक्शन आप लोग को वैसे तो पता होना चाहिए क्योंकि आप सब 18+ हो, तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते होगे तो आपको पता भी होना चाहिए कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब है जो कि आज राज्यसभा में है, ठीक है ना। राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनको हम डायरेक्ट तो इलेक्ट नहीं करते ना, जनता जो है वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करती उनको इलेक्ट करने में, है ना। हम लोग इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। हम लोग किसको चुनते हैं, एमपी को चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, ठीक है। फिर एमपी के द्वारा राज्यसभा के इलेक्शन, राज्यसभा के मेंबर्स को अपॉइंट किया है। उसमें उसकी बहुत ही आगे की प्रोसेस है, वो बाद में जब टॉपिक आएगा तब बताएंगे कि राज्यसभा का इलेक्शन कैसे होता है। अभी तो आप सिर्फ एक एग्जांपल से मैंने बता दिया कि राज्यसभा का इलेक्शन जो आज का मॉडर्न सिस्टम है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके अकॉर्डिंग राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। बाद में इसकी प्रोसेस समझेंगे जब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं डिस्कस करूंगा, ओके। एनलार्ज द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था, एनलार्ज माने तो बढ़ा देना, उसका साइज को बढ़ा दिया गया, उसमें मेंबर्स की जो संख्या थी उनको इंक्रीज कर दिया गया, ठीक है, इंक्रीज कर दिया गया। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, देन द इंपॉर्टेंट, enlarge the function of legislative council and gave them the power of discussing budget and addressing the questions to the executive। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि बजट को डिस्कस करने की पावर जो थी वो किस एक्ट के थ्रू मिली, लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है ना। ये कौन सा एक्ट था, आईसीए ऑफ 1892, ठीक है। बजट अब जैसे आज जो है डिस्कस होता है कि नहीं बजट पे, है जब कोई फाइनेंस मिनिस्टर बजट को लेके आता है और प्रपोज करता है कि हम इतना बजट इस मिनिस्ट्री को देंगे, इस डिपार्टमेंट को इतना जाएगा, इतना रेवेन्यू है हमारे पास, ये सब जो फलाना ठिकाना जो करते हैं उसको डिस्कस करते हैं नहीं कि पार्लियामेंट में, ऐसा नहीं बस डायरेक्ट बोल दिया बस हो गया, सब कुछ डिस्कस किया जाता है प्रॉपर, ठीक है। तो इसी तरीके का जो सिस्टम था ये इंट्रोड्यूस कर दिया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी, कि अब से बजट को भी डिस्कस किया जाएगा, रेवेन्यू प्रॉपर तरीके से डिस्कस किया जाएगा, कितना रेवेन्यू क्रिएट हुआ, कितना कहां पे खर्च हुआ, ठीक है। एंड लेट्स मूव ऑन टू द अनदर एक्ट, दैट इज आईसीए ऑफ 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, ठीक है। दिस एक्ट इज आल्सो नोन एज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीधा पूछ लिया था कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से कौन सा एक्ट जाना जाता है, दैट इज आईसीए ऑफ 1909, ओके। एंड next important point is direct election to legislative council, first attempt at introducing a representative and popular element, okay। जो डायरेक्ट इलेक्शन था, अब क्या हुआ, पहले क्या हुआ, इनडायरेक्ट इलेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया, अब डायरेक्ट इलेक्शन को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया आईसीए 1909 के थ्रू, ठीक है। डायरेक्ट इलेक्शन आप 18+ हो तो आपको आप पता, इतना तो पता ही होना चाहिए यार कि डायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है,
ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है जो हम लोग आज के समय में 18+ लोग देते हैं, जाके डायरेक्ट वोट करते हैं, अपने एमपीज को चुनते हैं, एमएलए को चुनते हैं, ठीक है, तो वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है। इट चेंज द नेम ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसमें जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो कि सीएलसी थी, उसका नाम चेंज करके आईएलसी रख दिया गया, डेट इज इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहाँ पे नाम ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी लीगल जो लैंग्वेज है ना वही इंपॉर्टेंट है। आप इसमें कोई और वर्ड फिट नहीं कर सकते कि ये तो साइनोनिम्स है हम इसको फिट कर देंगे, नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अगर भारत की प्रस्तावना में ये लिखा हुआ है, भारत के संविधान में, कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, तो उसको आप धर्मनिरपेक्ष या वो सब नहीं कर सकते, क्योंकि जो अथॉरिटिकल जो वर्ड यूज हुआ है वो पंथ निरपेक्ष यूज हुआ है, सेक्युलरिज्म यूज हुआ है, ठीक है ना। कोई भी वर्ड सिनोनिम्स के जरिए आप सोच लो कि ये सिनोनिम्स है हम इसमें ऐड कर देंगे, नहीं कर पाओगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि जो वर्ड ऑथराइज किया गया है वही चलेगा यहाँ पे। इसलिए इसके वर्ड्स को रटना है, कुछ भी कर लो, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन टू द अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज इंक्रीज्ड 60 फ्रॉम 16। जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव यानी जो सीएलसी थी हमारी, उसमें जो मेंबर्स थे उनको अब बढ़ा दिया गया। पहले 16 मेंबर थे, अब 60 कर दिए गए। ओके, आई थिंक ये तो रटने वाला सेक्शन है, समझ लेना। इंट्रोड्यूस्ड अ सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा बार पूछा गया कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, आप भी क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे तो मॉक टेस्ट में भी आपको ये मिलता रहता होगा। जैसे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम, किस एक्ट के द्वारा मुस्लिमों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व मिला। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, कम्युनल माने हो गया सांप्रदायिक, रिप्रेजेंटेशन माने हो गया प्रतिनिधित्व मिला, तो किस एक्ट के द्वारा मिला। दैट इज आईसीए ऑफ 1909, और इसको हम और किस नाम से जानते हैं, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स। ओके, एंड अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इंडियन फॉर द फर्स्ट टाइम इन वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और जो इसके नीचे लिखा है वो तो महा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट भी किया और पिंक कलर से भी लिखा है, ठीक है ना। इंडियंस फॉर द फर्स्ट टाइम वायसराय, जो इंडियंस थे वो इस एक्ट के थ्रू वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली बार शामिल किए गए, और जो पहले मेंबर थे, जिनको पहले इंडियंस थे जिनको शामिल किया गया, उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और इनका डिपार्टमेंट, इनकी पोस्ट भी याद कर लेना कि किस पोस्ट पे ये नियुक्त हुए, तो एज द लॉ मेंबर नियुक्त हुए। किसके? एज द लॉ मेंबर। कमाल रिपीटेड, एज द लॉ मेंबर कौन हुआ? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ओके, आई थिंक you have enjoyed this session very much as I have enjoyed it. Constitution is a very enjoyable topic if you learn it properly on the basis of concept. Okay, otherwise it will become boring and frustrating for you. Okay, and इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, उसको कमेंट करिए। ओके, follow me on Unacademy. That is my link to follow me on Unacademy, and this is also will be pinned in my comment section. So go to the Unacademy and follow me. This is Rishi Shukla signing off. Thank you very much for listening me, and the other part of this series will be notify you. Thank you.